नमस्कार देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर का समय नजदीक आ गया है और इस पूरे जो अक्टूबर का जो महीना है, आज 30 सितंबर है से लेकर अक्टूबर के महीने में मैं कोशिश करूंगी कि गांधी विचार और विमर्श पे जो महान हस्तियां हैं देश विदेश में, मैं उनको अपने इस पेज पर आमंत्रित करूं और उनसे हम जाने गांधी विमर्श के विषय में। तो इसी के संदर्भ में आज मेरे फेसबुक पेज मेरे फेसबुक पेज पर आयोजित टॉक की यह 31वीं कड़ी है और गांधी विमर्श से जुड़े जो पहलू हैं उस पर रोशनी डालने के लिए और हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए एक बहुत विशेष मेहमान हमारे बीच हैं और हमारे बीच हैं आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि और मेहमान जो विशिष्ट अतिथि और मेहमान है वो है डॉक्टर सुधांशु शेखर। हम इससे पूर्व भी इनको गांधी विमर्श पे एक चर्चा के लिए एक टॉक के लिए आमंत्रित कर चुके हैं और इसलिए मैंने सोचा कि आज शुरुआत हमारा जो गांधी विमर्श पे चलेगा पूरे महीने, उसकी शुरुआत हम सुधांशु जी से ही करते हैं। और इनके परिचय की तरफ मैं जब देखती हूँ, सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी हमारे इस जी, आपने हमें स्वागत है पेज। आभारी हूं आपका जी। मैं और हमारा जो यह पेज है और तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं, हम सब आपके आभारी हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत ही व्यस्त आपका जो होता है शेड्यूल होता है और दिनचर्या होती है, उसमें से आपने समय निकाला है और आज आप यहाँ उपस्थित हैं हम सबके बीच इस विशेष आयोजन का जो आरंभ है वो हम आपसे कर रहे हैं। और जब यूं तो हमारे जो दर्शक हैं इनके विषय में जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं इनका प्रोफाइल जो है, इनके विषय में जो संक्षिप्त परिचय है वो मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। सुधांशु शेखर जी मूलतः एक पत्रकार हैं और लेखक भी हैं, जिन्होंने शोध और अध्यापन के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आप छात्र जीवन से ही शिक्षा, समाज, संस्कृति और राजनीति के विभिन्न आयामों पर लगातार चिंतन, मनन एवं लेखन करते रहे हैं। आप भारतीय दार्शनिक एवं अनुसंधान परिषद ICPR नई दिल्ली के जूनियर रिसर्च फेलो, JRF और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नई दिल्ली के प्रोजेक्ट फेलो रह चुके हैं और इसके अलावा दर्शन परिषद से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनका सफल आयोजन और उसमें अतिथियों को बुलाना और उस पर व्याख्यान करवाना, ये बहुत सहजता से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। देश के जो जाने माने दार्शनिक हैं और लोग हैं उनको बुलाना और उनका व्याख्यान करा के जो विश्वविद्यालय से जुड़े जो लोग हैं और जो तमाम जो जन सामान्य जो भी उन विषयों को सुनना चाहता है, इसमें इनकी महती भूमिका है। इसके अलावा मैं जब देखती हूँ तो इन्होंने 3 शोधपरक पुस्तकों की रचना की है, जो है गांधी विमर्श, सामाजिक न्याय, अंबेडकर विचार और आधुनिक संदर्भ और भूमंडलीकरण और मानवाधिकार। आप BN मंडल विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और इसके अलावा विश्वविद्यालय की अन्य जिम्मेवारियां भी जो है उसे आपने अपने मजबूत कंधों पे उठा रखा है, जिसमें जब मैं देखती हूँ तो उप कुल सचिव अकादमिक और विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी आप काम कर रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान हेतु आपके जो विचार है उस विषय पे उसको रखने हेतु आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो मैं अब दर्शकों को बता दूं कि आज का जो विषय है वो है महात्मा, मिथक और यथार्थ। और अब बिना समय नष्ट किए हुए मैं आपको सीधे सुधांशु जी से जोड़ती हूँ। सुधांशु जी, अब ये शो आपका है, आप अपना व्याख्यान शुरू करें और मैं वापस
क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे जुड़ूंगी। ओवर टू यू। जी, नमस्ते मैडम। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति कि आपने हमें ये अवसर दिया, और आपको बधाई एवं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपने पूरे 1 माह तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर चर्चा करने का निर्णय लिया है, गांधी विमर्श के आयोजन का निर्णय लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और उसकी पहली कड़ी में आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम आपके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आपने बताया, आज का हमारा विषय है महात्मा, मिथक और यथार्थ। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया में सर्वाधिक चर्चित एवं सर्वाधिक विवादित व्यक्तियों में से एक हैं। भारत में कई महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों में गांधी विशिष्ट है, और गांधी की यही विशिष्टता उन्हें विभिन्न विवादों में भी घेर लेती है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में जो भारत को जो जाना जाता है, वह गौतम बुद्ध, विवेकानंद और गांधी के नाम से विशेष रूप से जाना जाता है। तो गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, कुछ ना कुछ जानता है, और दुनिया के प्राय सभी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सभी गांधी के बारे में जो जानते हैं वह यथार्थ से काफी दूर होता है। हम प्राय सुनी सुनाई हुई बातें या विरोधियों द्वारा प्रचारित की गई बातों से ही गांधी के बारे में अपने मन में कुछ न कुछ धारणाएं बना लेते हैं। ऐसे में जो मूल गांधी है वह हमसे अनजाना रह जाता है। इसलिए जब पूजा जी ने हमें इस बातचीत के लिए आमंत्रित किया, तो हमने इस बातचीत का विषय महात्मा, मिथक और यथार्थ रखा है। क्योंकि महात्मा गांधी को लेकर कई तरह के मिथक प्रचलित हैं, और कई बार गांधी के जो विरोधी हैं वे उन मिथकों को जोर शोर से प्रचारित करते हैं, और इन मिथकों के शोर में जो सच्चाई है वह दब सी जाती है, वह कहीं दबी पड़ी सी रह जाती है। इसलिए आज हम गांधी से जुड़े कुछ मिथकों की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सच्चाई से भी आप सबों को रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मोहनदास करमचंद गांधी को एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करें। आप उन्हें ना तो दानव बनाएं और ना ही देवता बनाएं। दानव के रूप में, राक्षस के रूप में गांधी को गाली देने, उनकी आलोचना करने, गांधी वध को न्यायोचित ठहराने की जरूरत नहीं है। और देवता के रूप में गांधी को किसी मंदिर की 4 दीवारियों में, किसी मूर्ति में या कार्यालय के पीछे टंगी हुई
चित्र टंगे हुए चित्र में कैद करने की भी जरूरत नहीं है। गांधी को मनुष्य के रूप में हम स्वीकार करें और गांधी को गांधी के रूप में स्वीकार करें। अक्सर यह होता यह है कि हम गांधी को गांधी के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि उन्हें अपने चश्मे से हम अपने अपने गांधी बनाने लग जाते हैं और किसी खास आयाम तक उन्हें सीमित कर उनके व्यक्तित्व का हम संकुचन कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सबों से यह भी विनती है, हम गांधी को समग्रता में समझने का प्रयास करें और उनके बारे में कोई भी बनी बनाई धारणाएं एवं पूर्वाग्रह नहीं रखें, बल्कि जिस किसी भी मुद्दे पर हमें कोई राय बनानी हो तो हम स्वयं गांधी के द्वारा कही गई, गांधी के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करें और तब अपनी राय हम बनाएं। और गांधी को जानना समझना बेहद जरूरी है। आज के समय में आज का जो संकट है, चाहे वो कोरोना संक्रमण का संकट हो, पर्यावरण का संकट हो, वैश्विक आतंकवाद का संकट हो, या विभिन्न देशों के बीच जो तनाव मौजूद है उसका संकट हो, या पारिवारिक विघटन, तनाव, कुंठा, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, कुशिक्षा, इन तमाम तरह की समस्याएं, उनके समाधान के लिए हम गांधी की शरण में जा सकते हैं, गांधी से प्रेरणा ले सकते हैं और एक दृष्टि ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम गांधी की बातों को हूबहू पालन करें, लेकिन हमें उनकी मूल बातों को एक बार समझने का अवश्य प्रयास करना चाहिए और समझने से भी अधिक अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गांधी ने जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी माना, उसे उन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया है। और गांधी का व्यक्तित्व निरंतर प्रगतिशील रहा है। वे अपने विचारों के प्रति काफी दृढ़ थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता था विचारों में कोई कमी है तो उसमें सुधार करने से भी परहेज नहीं करते थे। गांधी की काफी आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन मुझे यह लगता है कि गांधी स्वयं अपना सबसे बड़ा आलोचक था। अपनी ही आलोचना करने, आत्ममूल्यांकन करने, अपनी अंतरात्मा में झांकने का गांधी ने बार बार प्रयास किया है। इसलिए वे अपने आलोचकों का भी सम्मान करते थे। इसलिए गांधी की आलोचना तो होनी ही चाहिए, लेकिन वे आलोचनाएं पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं हों, बल्कि तथ्यों पर आधारित हों। और मैं दार्शनिक ओशो रजनीश के शब्दों में कहना चाहूंगा कि गांधी कोई कागज का फूल नहीं है जो आलोचनाओं की बारिश से गल जाएगा, बल्कि गांधी संगमरमर की मूर्ति है जिसमें जितनी आलोचनाओं की बारिश होगी वह उतना ही निखर कर सामने आएगा। इसलिए आलोचनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही आग्रह है कि जो भी आलोचनाएं हों वो तथ्यपूर्ण आलोचनाएं हों और उन आलोचनाओं का मकसद समाज एवं राष्ट्र का व्यापक हित हो और आम आदमी का हित हो, जिस आम आदमी की तरफ गांधी ने अपने जंतर में इशारा किया है और जिस अंत्योदय के लिए, जिस सर्वोदय के लिए गांधी जीवन भर कार्य करते रहे। तो
गांधी के बारे में जो मिथक है उसमें से एक प्रमुख मिथक यह है कि गांधी पुरातन पंथी थे, गांधी अतीत जीवी थे, वे मानव सभ्यता को पीछे ले जाना चाहते थे, वे विकास विरोधी थे, वे तकनीक विरोधी थे, वे विज्ञान विरोधी थे। इस तरह की एक आलोचनाएं बहुत सारे विचारकों ने गांधी के संबंध में की है। लेकिन इस संबंध में मैं आप सबों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांधी बिल्कुल अतीत जीवी नहीं थे, न ही वो पुरातन पंथी थे और न ही वे तकनीक के विरोधी थे और न ही वे विज्ञान के विरोधी थे, बल्कि गांधी अतीत की उन्हीं बातों को आगे बढ़ाना चाहते थे जो मानव सभ्यता के लिए उपयोगी हो। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अतीत में कोई ऐसी चीजें हैं जो मानवता के लिए उपयोगी नहीं है तो उन्हें निर्ममता पूर्वक उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि अतीत की कोई बातें मानवता के लिए हितकारी है तो हमें उसे अपनाने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। सिर्फ नएपन के लिए हमें अतीत की चीजों को छोड़ नहीं देना चाहिए। इसलिए गांधी की दृष्टि में अतीत का सम्यक मूल्यांकन करते हुए हमें उसके उदात्त तत्वों को आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही उसमें जो कमियां हैं उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और तकनीक के संबंध में भी गांधी ने कहा है कि हमें तकनीक से गुरेज नहीं है, लेकिन हमें वैसी ही तकनीक चाहिए जो आम लोगों के लिए हितकारी हो और जिससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास भी हो सके और जो मनुष्य को गुलाम नहीं बनाए। तकनीक मनुष्य के अंदर रहे, मनुष्य तकनीक के अंदर नहीं चला जाए। तकनीक का नियंत्रण मनुष्य के हाथों में हो, मनुष्य का नियंत्रण तकनीक के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसलिए इन तमाम चीजों को हमें ठीक ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए और अतीत में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की गांधी ने कभी तारीफ नहीं की है, बल्कि वे यह मानते थे कि हमें उन बुराइयों को दूर करना चाहिए और हमारे अतीत में उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी निरंतर होता रहा है। इसलिए गांधी पर लगाए गए ये आरोप मिथक हैं, यथार्थ नहीं है। कई आलोचकों का यह भी आरोप है कि गांधी हिंदूवादी थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी ने यह कहा है, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि गांधी संकीर्ण अर्थों में हिंदूवादी थे, बल्कि महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म स्वीकार्यता एवं धार्मिक उदारता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कभी भी किसी खास धर्म के प्रति विशेष आग्रह नहीं रखा, बल्कि उन्होंने धर्मों को भी मानवता के हित में उन्होंने इस पर जोर दिया और उनका पूरा चिंतन भी सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि गांधी के घोर आलोचक रहे एम.एन. रॉय ने भी कहा है कि गांधी का धार्मिक विचार नैतिक, वैश्विक एवं मानवतावादी है। उनमें किसी व्यक्ति, पंथ, समाज या राष्ट्र के प्रति लेश मात्र भी दुराग्रह नहीं था। अंतिम दिनों में गांधी के धार्मिक बहुलतावाद की सीमा बहुल हिंदुत्व से आगे जाकर बहुधर्मी ताने बाने में गुथ गई थी। फलतः उनके धार्मिक विचारों का स्वरूप पूर्णतः वैश्विक हो गया था। इसलिए गांधी पर
हिंदूवादी होने का आरोप लगाना उचित नहीं है। उसी तरह कई विचारकों का यह मानना है कि गांधी मुस्लिमवादी थे। गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया और इसको लेकर गांधी की काफी आलोचनाएं होती है। और गांधी की जो शहादत हुई उसके पीछे भी एक कारण यह भी था कि कुछ तत्व, कुछ ग्रुप यह मानते थे कि गांधी मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। हमें इस विषय पर भी गहन अध्ययन मनन करना चाहिए और जब आप इस विषय पर गहन अध्ययन मनन करेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी कहीं से भी मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थक नहीं थे, बल्कि गांधी ने मुस्लिम धर्म की बुराइयों को भी दूर करने के लिए प्रयास किया है। और गांधी यह चाहते थे कि सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों का परिष्कार करें। हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, सिख अच्छा सिख बने। इसलिए गांधी ने जबरन धर्मांतरण एवं धर्म परिवर्तन आदि का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि गांधी यह मानते थे कि धार्मिक भिन्नताएं हो सकती हैं लोगों में, और धार्मिक भिन्नताएं या आस्था, पंथ, विचारों की भिन्नताओं से राष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ता है और इस बात से इस कोई अंतर नहीं पड़ता है हम मानवता के हित में काम नहीं करेंगे। सभी धर्म हमें मानवता के हित में काम करने की प्रेरणा देते हैं और चाहे हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों, हमें मानवता के लिए कार्य करना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में कार्य करना चाहिए। इसलिए गांधी पर हिंदूवादी होने या मुस्लिमवादी होने का आरोप गलत है। और यह बात बिल्कुल बड़ा दिलचस्प भी है कि कोई व्यक्ति एक साथ ही हिंदूवादी भी और मुस्लिमवादी भी कैसे हो सकता है। तो यह भी, इससे भी आलोचकों की आलोचना खुद ब खुद खंडित हो जाती है। उसमें सेल्फ कंट्राडिक्शन है, अंतर विरोध है, जो इन्हें हिंदूवादी भी बताते हैं, मुस्लिमवादी भी बताते हैं। वास्तव में गांधी एक विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे और उनका धर्म मानव धर्म था। वो कहीं से भी संकीर्णता में नहीं फंसे थे और संकीर्णता के विरोधी थे। वैश्विक मनुष्य का जो चरित्र हो सकता है, जो छवि हो सकता है, उसे हम गांधी में देख सकते हैं। और गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने धर्म को, नैतिकता को, सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी प्रासंगिक बनाने का काम किया और सिर्फ सिद्धांत में नहीं बल्कि उसे व्यवहार में भी लाने की कोशिश की और उसका सफल प्रयोग भी किया। इसलिए गांधी के धार्मिक विचारों को भी हमें ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। कई लोग यह मानते हैं कि गांधी दलितों के विरोधी थे। इस बात को भी समझने की जरूरत है और यह भी गांधी को लेकर एक मिथक है, क्योंकि गांधी ने अपने विचारों एवं कार्यों से हमेशा दलितों के हित में काम किया। अस्पृश्यता निवारण के संबंध में किए गए उनके कार्य काफी सराहनीय हैं और आज जो हम भारत में दलितों की उन्नति देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं गांधी की भी महती भूमिका रही है। यह बात सही है कि गांधी अपने जीवन में लंबे समय तक वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अस्पृश्यता का समर्थन नहीं किया। वे अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे और उसे हिंदू धर्म का कलंक मानते थे। गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, जन सेवक संघ की स्थापना की और इन तमाम प्रयासों के द्वारा दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। और गांधी और अंबेडकर के बीच हुए
पूना पैक्ट को लेकर के भी काफी विवाद है और उस संदर्भ में गांधी की काफी आलोचनाएं होती है। कई लोगों का यह मानना है कि पूना पैक्ट के कारण दलितों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो भी हमें यह समझने की जरूरत है कि गांधी का मूल उद्देश्य देश की आजादी था। गांधी साम्राज्यवाद को देश का नंबर 1 दुश्मन मानते थे और ब्राह्मणवाद या सामाजिक बुराइयां जो थी उसे दूसरे नंबर पर रखते थे। उनका यह मानना था कि जैसे ही साम्राज्यवाद का संकट खत्म होगा वैसे ही हम अपने भारत के नवनिर्माण में लगेंगे और फिर सारी सामाजिक आर्थिक बुराइयों से लड़ाई लड़ी जाएगी और उसका भी समाधान किया जाएगा। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों में देश की व्यापक एकता को देखते हुए गांधी ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया और इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी किया और बाद में अम्बेडकर साहब के साथ उनका एक सुप्रसिद्ध समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन पूना पैक्ट हो या हरिजन सेवक संघ का गठन हो या अस्पृश्यता निवारण आंदोलन हो, मंदिर प्रवेश आंदोलन हो, कहीं भी गांधी की नीयत में खोट खोजना मुश्किल है। गांधी ने शुद्ध अंतःकरण से दलितों के हित में प्रयास किया और उनके प्रयासों में कुछ कमी हो सकती है। हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं उन्होंने जो किया वो उसका परिणाम बुरा हुआ, लेकिन हम इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते हैं कि उनकी नीयत में कोई खोट थी या उन्होंने उसमें कोई साजिश रची। इस तरह की बात जो भी कोई करते हैं वो गांधी विचार के तो विरोधी हैं ही, मानवता के भी विरोधी हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि गांधी के लिए दलितों का उत्थान राष्ट्र के उत्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा था। गांधी को लेकर और भी कई तरह के मिथक प्रचारित किए जाते हैं। कई लोग यह मानते हैं कि गांधी राष्ट्रवादी थे, कई लोग यह मानते हैं कि गांधी अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम नहीं था। तो यहां भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि गांधी का राष्ट्रवाद एक विशेष तरह का राष्ट्रवाद है, जिस राष्ट्रवाद में अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बातें निहित हैं, जिस राष्ट्रवाद की गति अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ओर है। लेकिन गांधी के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी हिंद स्वराज दिया। ये चाहते तो इसे वैश्विक स्वराज नाम दे सकते थे, विश्व स्वराज नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका नाम हिंद स्वराज दिया क्योंकि हिंद का स्वराज उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और वो मानते थे कि राष्ट्र के माध्यम से भी हम पूरी मानवता का हित कर सकते हैं और राष्ट्रवादी हुए बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं हो सकता। गांधी ने कहा है कि मैं देश प्रेमी हूं क्योंकि मैं मानव प्रेमी हूं। मेरा देश प्रेम संकीर्ण नहीं है। मैं भारत के हित में इंग्लैंड या जर्मनी का नुकसान नहीं करूंगा। जीवन की मेरी योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि कोई देश प्रेम में उतना ही उग्र मानव प्रेमी नहीं है तो कहना चाहिए उसके देश प्रेम में उतनी न्यूनता है। व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक आचरण में कोई विरोध नहीं है। सदाचार का नियम दोनों पर लागू होता है। यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा अगर ये व्यक्तिगत जीवन के नियम हैं तो ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के भी नियम हैं। और यदि मैं अपनी राष्ट्र से प्रेम करता हूं तो मैं दूसरे राष्ट्र से भी प्रेम करता हूं। जैसे मेरे लिए मेरी मां सम्माननीय है उसी तरह दूसरे की मां भी
मेरे लिए सम्माननीय है। इसलिए गांधी का देश प्रेम हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को गांव के लिए, गांव को जनपद के लिए, जनपद को प्रदेश के लिए, और प्रदेश को देश के लिए, और पूरे देश को, पूरी मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। गांधी ने यह कहा है कि मेरा देश इसलिए स्वाधीन हो क्योंकि जरूरत पड़ने पर पूरा देश मानव जाति की प्राण रक्षा के लिए प्रयास कर सके। इसलिए गांधी सही अर्थों में राष्ट्रवाद के पोषक थे, और गांधी का राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद का सही स्वरूप है, और यह राष्ट्रवाद कभी भी दूसरे देशों के लिए संकट का कारण नहीं बना है। जिस तरह हम किसी को अपना शोषण नहीं करने देंगे, उसी तरह हम किसी का शोषण भी नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के प्रति गांधी के जो विचार थे, और विशेष रूप से गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर के भी गांधी की काफी आलोचनाएं होती है। कई आलोचक यह मानते हैं कि गांधी स्त्रियों के प्रति कठोर थे, और उन्होंने स्त्रियों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दाब दिया। कई लोग गांधी और कस्तूरबा के संबंधों को लेकर के भी गांधी की आलोचना करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गांधी ने स्त्रियों की उन्नति के लिए काफी प्रयास किए हैं, और गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को भी हमें पश्चिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गांधी का जीवन समग्रता में देखने की जरूरत है, और कस्तूरबा के साथ जो उनके झगड़े हैं उसे भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि गांधी ने कस्तूरबा को की सहमति लिए बगैर, उनका कॉन्फिडेंस लिए बगैर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया, और फिर ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते रह गए। तो ये तमाम बातें गांधी पर लगाए गए आरोप हैं। हमें यह समझना चाहिए कि गांधी और कस्तूरबा ने एक सफल दाम्पत्य का आदर्श प्रस्तुत किया है, और गांधी के जीवन पर उनकी माता पुतलीबाई के बाद जिस किसी महिला का सर्वाधिक प्रभाव है वह है कस्तूरबा। और कस्तूरबा ने ही गांधी को दृढ़ता, सहनशीलता एवं सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया है। गांधी के शब्दों में कहें तो कस्तूरबा हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली स्त्री थी, जिनको अपनी नवविवाहित दशा में भूल से हठीली माना करता था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वे अनजाने ही अहिंसक और सहयोग की कला के आचरण में मेरी गुरु बन गई। तो हम देखते हैं कि गांधी कस्तूरबा को अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे में गांधी के बारे में यह कहना कि उन्होंने कस्तूरबा के साथ ज्यादती की, छोटी मोटी एक दो घटनाओं को लेकर के, यह भी एक मिथक है। हमें इस मिथक से बचना चाहिए, और हमें यह समझना चाहिए कि गांधी एवं कस्तूरबा के बीच थोड़े समय की कभी कभी कड़वाहट रहती थी, लेकिन जैसे जैसे गांधी का सार्वजनिक जीवन उज्जवल बनता गया, वैसे वैसे कस्तूरबा भी खिलती गई, और उन्होंने धीरे धीरे गांधी के कामों में काफी सहयोग किया, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खास करके जो आज के स्त्रीवादी गांधी पर स्त्री विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि गांधी के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों की मुक्ति, पूरी मानव की मुक्ति उनका लक्ष्य था, और उनके आंदोलनों में
उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में स्त्रियों की जो महती भागीदारी रही है, जो महती भूमिका रही है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और गांधी यह चाहते थे कि स्त्रियां अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक जिम्मेवारियों को भी निभाएं। कहीं भी गांधी ने इसका विरोध नहीं किया। अब ढेर सारे मिथक हैं, अब उस समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ एक दो चीजों की चर्चा सिर्फ कर देना चाहता हूं। जैसे कि एक दो मिथक और प्रचलित हैं कि गांधी ने ही भारत का विभाजन कराया, या गांधी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया, या गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवा दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। ये तमाम तरह के मिथक हैं। इन सभी मिथकों को भी हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है और तर्कपूर्ण ढंग से, तथ्यपूर्ण ढंग से हमें पढ़ना चाहिए। और गांधी का जो संपूर्ण वाङ्मय है, उसके संदर्भों को हमें देखना चाहिए। और जब आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि गांधी देश के विभाजन के बिल्कुल विरोधी थे और विभाजन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। और भगत सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस के प्रति भी उनका जो प्रेम था, वह विशिष्ट प्रकार का प्रेम था। और स्वयं भगत सिंह और स्वयं सुभाष चंद्र बोस भी गांधी के प्रति काफी आदर एवं सम्मान का भाव रखते थे। और आज जो पूरा देश गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, या इस राष्ट्रपिता की संज्ञा भी आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी को दिया था। और फिर अंबेडकर के साथ भी विवाद होता है, तो अंबेडकर भी गांधी के प्रति काफी प्रेम रखते थे, आलोचनाएं उन्होंने की है, लेकिन इसके बावजूद दो आपस का जो उनका प्रेम था गांधी और उनके समकालीनों के बीच, हमें उन्हें समग्रता में देखना चाहिए। और उनके आपसी विवादों को लेकर हमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए, बल्कि देश एवं समाज के व्यापक हित में कैसे हम उन सबों के बीच समन्वय लाकर उनके विचारों का देश के उत्थान में उपयोग कर सकें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप यहाँ आए और आपने इतनी सार्थक चर्चा की। जो तमाम मिथक हैं खासकर महात्मा गांधी जी को लेकर, अब कुछ प्रश्न इस बीच मैं देख रही हूँ, तमाम संदेश आपके लिए आए हैं, तो मैं प्रश्नों से शुरू करती हूँ। जो कुछ प्रश्न है इस विषय से जुड़े हुए, और फिर बीच बीच में मैं जो संदेश है उनके नाम भी पढ़ती जाऊंगी और उसको स्क्रीन पे रखती जाऊंगी। महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है उसको कुछ पन्नों में समेट पाना एक असंभव कार्य है। उन पे तमाम पुस्तकें लिखी गई हैं, तमाम रिसर्च हुए हैं, उसके बाद भी उनकी जो महती भूमिका रही है भारतवर्ष को लेकर के, उसके बाद भी एक प्रश्न जो हमेशा मेरे दिमाग में आकर हमेशा मुझे परेशान करता है, मैं उससे ही शुरुआत करती हूँ कि गांधी जी की इतनी आलोचना क्यों की जाती है, खासकर बुद्धिजीवियों द्वारा। उनके बात में जो उनके बारे में जो मिथक है उसको एजेंडा बनाकर प्रमोट क्यों किया जाता है? क्योंकि आप इस विषय से जुड़े हैं और आपने भी बातचीत की होगी, आप भी ऐसी सभाओं में गए होंगे जहां बुद्धिजीवियों को जब आप यह चर्चा करते देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जन सामान्य में अगर मिथक है तो जिन लोगों पे तोड़ने की जिम्मेवारी है वो खुद उसको एजेंडा बनाकर उसे प्रमोट करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो इस पे विचार है वो उससे आप हमारे दर्शकों को रूबरू करें। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सचमुच बुद्धिजीवियों द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं, तो ये जो कार्य है वो राजनीतिक हित के लिए किए जा रहे हैं। और ये आलोचनाएं यह साबित करती हैं कि आज भी गांधी का असर है। नहीं तो हम आलोचनाएं क्यों करते? आम जनता के बीच गांधी का असर है, इसलिए हम गांधी पर आज चर्चा कर रहे हैं, गांधी पर की हम आलोचनाएं कर रहे हैं। नहीं तो इतिहास में हजारों लोग हुए, गांधी के कालखंड में भी, उसके पहले भी, लेकिन वे आज कहीं नहीं है चर्चा में। लेकिन गांधी है जो तमाम तरह की आलोचनाएं भी और महिमा मंडन भी।
तो ये दोनों प्रयास एक जैसा है। जो आलोचक हैं गांधी के, बिना गांधी को पढ़े, गांधी के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जो गांधी की आलोचना कर रहे हैं, वो भी उतना ही निंदा के पात्र हैं। जो गांधी को बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे और बिना अपनाए उनका जो महिमा मंडन कर रहे हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं। तो मेरा यह मानना है कि हमें गांधी का सम्यक मूल्यांकन करना चाहिए, ना तो गांधी का महिमा मंडन करना चाहिए, ना तो गांधी की आलोचना करनी चाहिए, बल्कि गांधी का सम्यक मूल्यांकन आज की परिस्थितियों के अनुरूप और देश की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। और गांधी में जो कमियां हैं, उन कमियों को खुलकर बताने की जरूरत है, उनको हटाने की जरूरत है। लेकिन उनके विचारों में जो अच्छाई है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम गांधी के विचारों को, अगर हम कुरान, बाइबिल या गीता धर्म ग्रंथों की तरह यदि हम उसे अकाट, पवित्र एवं ईश्वरीय मान लेंगे, तो फिर हम देश और समाज का हित नहीं कर पाएंगे। बल्कि गांधी के विचारों का बौद्धिक, तार्किक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए और लगातार होते रहना चाहिए। जी, कहने का अर्थ यह है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि गांधी को आप मनुष्य मानिए, मनुष्य मानने के बाद उनकी जो उपलब्धियां हैं और जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, उसको जानने के लिए उनके व्यक्तित्व को पढ़िए। जो पुस्तकें हैं, जो अच्छी पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए और तब मूल्यांकन कीजिए कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए अगर आप उनका महिमा मंडन करते हैं या आप उनकी आलोचना करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तत्कालीन परिस्थितियों को भी ध्यान में हम रखें कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि जब तक हम तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब फिर चर्चा करना मुश्किल होगा। क्योंकि आज हम आजाद भारत में जो हम चर्चाएं कर रहे हैं और आज इतना आधुनिक समाज में जो हम चर्चाएं कर रहे हैं स्त्रियों को लेकर या दलितों को लेकर, तो हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधी ये तमाम चीजें 1909, 10, 1947-48 में कर रहे थे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। उस तरह की परिस्थितियों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जी, कि तब परिस्थितियां क्या थी और आज क्या है। एक और प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी को अगर अपने देश के लिए कार्य करना था, तो मार्केटिंग करने के लिए उनको साउथ अफ्रीका में अभियान करने की क्या आवश्यकता थी? वो चाहते, क्योंकि जब वो भारत को छोड़कर जा रहे थे तो भारत में स्थितियां तो बहुत अच्छी थी नहीं, भारत गुलाम था उस वक्त और तमाम बुराइयां और तमाम तकलीफें जो लोग हैं यहाँ की झेल रहे थे। तो ऐसे में अपने देश में जो अभियान उन्होंने चलाया, उसकी शुरुआत अपने देश से ना करके वो साउथ अफ्रीका क्यों चले गए और वहां उन्होंने वो सब चीजें क्यों की? क्या वो अपनी मार्केटिंग के लिए वहां गए थे? जी, एक्चुअली में जब गांधी साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उस समय वो कोई आंदोलनकारी नहीं थे, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। शायद उनके मन में देश की आजादी के लिए आंदोलन चलाने का कोई विचार भी नहीं था। वो एक बैरिस्टर थे, उन्होंने वकालत की डिग्री ली थी और भारत में उनका वकालत चल नहीं पा रहा था। तो संजोग से एक केस मिला उन्हें जो दक्षिण अफ्रीका का था। तो सीधे रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला शायद जिनका जिनके वकील बन करके वो गए थे वहां, उनका तो केस लड़ने। भारत में वकालत नहीं चल रही थी, तो बेचारे रोजगार के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। लेकिन वहां जो परिस्थितियां बनी, खास करके ट्रेन के ऊंचे दर्जे से फेंका जाना जी, और फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों और जो काले लोगों के प्रति जो अन्याय हो रहा था, उसको देखकर, सुनकर, समझकर फिर गांधी के मन में सत्याग्रह का विचार आया और वहीं से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की और धीरे धीरे विकसित हुए। ऐसा नहीं है कि वो मार्केटिंग के लिए गए थे रोजगार के लिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे सत्याग्रह का उन्होंने रास्ता अपनाया। सत्याग्रह की उन्होंने एक तरह से खोज की। सत्याग्रह बहुत पहले से था भारत में, लेकिन इस शब्द की उन्होंने खोज की और वहां से उन्होंने आंदोलन
आंदोलन को आगे बढ़ाया और बाद के दिनों में फिर चंपारण सत्याग्रह से लेकर के तमाम तरह के आंदोलन भारत में चला। तो ये जो हमारे दर्शक हैं उनको जानने की आवश्यकता है, या जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन बाद में देखेंगे, जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तब जब वो देखेंगे तो वो इस बात को जान ले कि मैंने देखा है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है कई दफे उसमें से भी कुछ लोग उठ करके कहते हैं कि गांधी जी अपनी मार्केटिंग करने ताकि वहां वो सक्सेसफुल दिखे, सफल दिखे, तो भारत में उनको एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके, इसलिए जब वो अफ्रीका से लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, ये सब मार्केटिंग था। तो ये गलत है, क्योंकि वो अपनी आजीविका के लिए वहां गए थे, परिस्थितियों ने उन्हें इस बात के लिए फोर्स किया कि वहां वो रहें और जो वहां पे समस्याएं हैं, जो तमाम समस्याएं वहां के लोग झेल रहे थे, उसका वो समाधान उन्हें दे। बहुत बढ़िया आपने इस ये जो प्रश्न था जी, कहें। और गांधी का पूरा जीवन आप देखेंगे तो अपने अनुभवों से सीखते हैं और निरंतर अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं और बदलाव भी लाते हैं, सीखते जाते हैं। गांधी कोई बना बनाया व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वो निरंतर वो मेकिंग है, बनता है गांधी। और महात्मा कोई एक दिन में नहीं बनता है, मोहन से लेके महात्मा तक की जो उनकी यात्रा है वह महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली चर्चा में भी बातचीत की थी, साधारण सा यह मानव किस तरह से जो चोरी करता है, जो पढ़ने में साधारण है, तमाम तरह की बुराइयां हैं, इसके बावजूद वो किस तरह से आगे बढ़ता है। जी, और कुछ प्रश्न और रह गए हैं, तो एक और प्रश्न ऐसा ही कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और चूंकि आज हम बात ही मिथक की कर रहे हैं कि क्या क्या मिथक थे, कहा जाता है कि गांधी जी के दो ऐसे लोग थे, गांधी जी के बहुत नजदीक थे, नेहरू और जिन्ना। एक वर्ग कहता है कि वो नेहरू के लिए पुत्र जैसा प्रेम रखते थे कहीं ना कहीं, तो और जिन्ना के लिए भी उनके अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो भावनाएं थी कि ये दोनों मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। तो दोनों को लेकिन बाद में वो समझा नहीं सके, जैसा कि अभी आपने कहा, और इसी वजह से उन्होंने भारत का जो बंटवारा था उसको कहीं ना कहीं अंत में जाकर के उन्होंने सहमति दी। तो अब मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं कि उनके करीब कौन था, जिन्ना ज्यादा करीब थे कि नेहरू? मुझे तो लगता है कोई करीब, बहुत ज्यादा करीब नहीं था। उनके दिमाग में बस जो है वो राष्ट्र हित की बात थी और अपने देश के लोगों की बात थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। जी बहुत बिल्कुल। गांधी का जो व्यक्तित्व है सभी उनको अपना करीब पाते हैं। उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व विकसित किया वो सभी उनको अपने करीब पाते हैं। लेकिन जहां तक ये स्पेसिफिक जिन्ना और नेहरू के बारे में बात है, तो निश्चित रूप से नेहरू एवं जिन्ना की महत्वाकांक्षा के कारण भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। इसका एक प्रमुख कारण दोनों की महत्वाकांक्षा रही। वैसे अंग्रेजों की साजिश तो थी ही और उन्होंने ही भारत को कमजोर करने के लिए ऐसा किया, लेकिन इसमें इन दोनों नेताओं की महती भूमिका रही। काश हमारे ये दोनों नेता अपनी इस महत्वाकांक्षा का बलिदान कर पाते। बहुत बलिदान किया है, ऐसा नहीं है कि जिन्ना और नेहरू ने बलिदान नहीं किया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। दोनों का बहुत योगदान रहा भारत की आजादी में। लेकिन काश यह अंतिम जो एक और कुर्बानी जो यह राष्ट्र खोज रहा था, जो एक कुर्बानी, अंतिम कुर्बानी की जो जरूरत थी इस राष्ट्र को, काश दोनों दे पाते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन यह बात बिल्कुल उचित है, सही है कि 1946-47 आते आते गांधी जी का कांग्रेस पर नियंत्रण बिल्कुल लगभग खत्म सा हो गया था। और आप इन सभी चीजों को आप भारत विभाजन के गुनाहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है, उस पुस्तक में भी हमारे दर्शक एवं श्रोताओं से देख सकते हैं कि गांधी का बिल्कुल कांग्रेस से नियंत्रण लगभग खत्म सा हो गया था। और उन परिस्थितियों में गांधी विभाजन को रोकने में असफल रहे, इसमें ये मानने में कहीं कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है जी, कहें। जी 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 मैडम। यही कारण है कि
मैंने लोगों को, बुद्धिजीवियों को या आम लोगों को भी कहते हुए सुना है कि जो गांधी के व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत समझते हैं कि गांधी की स्थिति एक ऐसे पिता के तरह हो गई थी विभाजन के समय, जिसके अपने पुत्र उसके कहने में नहीं थे, जी बिल्कुल वो उनकी बातों से अलग हो गए थे, तो वो ऐसे एक पिता की भूमिका में हो गए थे। बिल्कुल। और ये हम तो रोज देखते हैं, हमारे घरों में रोज हो रहा है। तो इसके लिए गांधी पर तोहमत लगाने उचित नहीं है, क्योंकि गांधी जी कोई वो कृष्ण राम या कोई भगवान नहीं थे कि सबों को नियंत्रण में कर लेते सुदर्शन चक्र दिखा करके। वो एक साधारण मनुष्य थे, और उनकी जी ताकत सिर्फ इतनी थी कि जो उनका नैतिक बल था, सत्य और अहिंसा का जो नैतिक बल था, सिर्फ वही उनकी ताकत थी। कोई तोप बंदूक और पिस्टल उनके पास नहीं था, या कोई हट्टे कट्टे पहलवान नहीं थे वो जबरन किसी को बात बनवा सकते थे। तो उनकी ताकत वही नैतिक ताकत थी, जी सत्याग्रह सत्य और अहिंसा की ताकत, जिनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। और एक बात अलग है कि बहुत सारे आलोचक यह मानते हैं कि जिस तरह से गांधी ने ये पृथक निर्वाचन को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया, तो फिर ये भारत विभाजन को लेकर के उन्होंने आमरण अनशन क्यों नहीं शुरू किया। तो ये एक उनके पास तो सत्याग्रह का एक हथियार था, वो आमरण अनशन उस समय शुरू कर सकते थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने वैसा नहीं किया। और शायद थोड़ा उम्र से भी बूढ़े हो चले थे, और जी उनको भी लग रहा था कि उनके सभी साथी आजादी के लिए उतावले हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी बेमन से ही सही भारत विभाजन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि गांधी आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे, और गांधी जी का यह मानना था कि यह आजादी अभी अधूरी है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक आजादी है, अभी सामाजिक एवं आर्थिक आजादी के लिए प्रयास करने की जरूरत है, भारत के नवनिर्माण के लिए प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ के गठन का प्रस्ताव दिया था, और पूरे देश के सामाजिक एवं आर्थिक नवनिर्माण के लिए संघर्ष करने की बात कही थी। और जो संघर्ष उन्हें अंबेडकर साहब से, सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से, तमाम लोगों से जोड़ता है, जो वामपंथी विचारधारा के सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, जिन तमाम लोगों से उनका विरोध आजादी के पूर्व हो रहा था, वे तमाम काम वो आजादी के बाद करना चाह रहे थे। सामाजिक परिवर्तन के लिए जो चीज अंबेडकर आजादी के पहले करना चाह रहे थे, वही एजेंडा गांधी आजादी के बाद शुरू करने वाले थे। और वो शुरू करते भी, क्योंकि जब आजादी के बाद उनसे बिरला ने कहा कि बापू अब तो अंग्रेज चले गए, अब आप किसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, तो गांधी ने सिर्फ उंगली से उनकी तरफ इशारा कर दिया था कि अब जी हमारा संघर्ष आप जैसे जो भारत के जो ये पूंजीवादी लोग हैं उनके खिलाफ हमारा संघर्ष चलेगा। तो काश गांधी और कुछ दिन हमारे बीच होते, और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए, देश के स्वराज के लिए वो आंदोलन शुरू कर पाते, तो शायद भारत की तस्वीर कुछ अलग होती। जी। हे राम को कई बार लोग सांप्रदायिक मानते हैं और तब आरोप लगाते हैं गांधी जी पर कि गांधी जी सांप्रदायिक थे। तो हे राम और राम राज्य की जो परिकल्पना गांधी जी ने की, वो आज जो एक सांप्रदायिक रंग उसको देने का प्रयास किया जाता है, मैं चाहती हूँ आप इस पे हमारे दर्शकों को थोड़ा उनका ज्ञान वर्धन करें कि हे राम या राम राज्य जो है उसके सही मायने क्या है। जी बिल्कुल। गांधी बिल्कुल एक धार्मिक व्यक्ति थे, सांप्रदायिक तो नहीं थे लेकिन धार्मिक व्यक्ति थे। और धार्मिक नहीं कह सकते हम गांधी को, उनकी धर्म में बिल्कुल आस्था थी, और हिंदू धर्म में भी पूरी तरह से उनकी आस्था थी। और राम उनके लिए कोई दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि राम उनके लिए एक आदर्श थे। और वह आदर्श जिसके आधार पर भारत का नवनिर्माण करना था। और राम राज्य का मतलब उनके लिए था ग्राम स्वराज, देश की जनता का राज, आम लोगों का राज। और राम राज्य का आदर्श था कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, से निरपवश ही नरक अधिकारी। वैसा राज जिसमें कोई भी प्रजा दुखी नहीं हो, राम प्रताप विषमता कोई, जिसमें विषमता नहीं हो, और दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज
काहू नहीं व्यापा, जिसमें दैविक दैहिक और भौतिक ये जो ताप है, दुख है, वो किसी को भी नहीं व्याप्त हो। सभी तरह से दुखों से मुक्ति, एक जो समता मूलक समाज और समृद्ध राष्ट्र की जो कल्पना है, वह राम राज्य है। और यह किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ता है, बल्कि यह मानवता का राज है और ये स्वराज है। इसे कोई धार्मिक संगीतताओं में हमें नहीं देखना चाहिए। और राम उनके लिए प्रतीकात्मक है। ये कोई हिंदू धर्म का सिंबल नहीं है, बल्कि धार्मिकता का सिंबल है, मानवता का सिंबल है। और धर्म एवं धार्मिकता में अंतर है, सांप्रदायिकता एवं धार्मिकता में अंतर है। जी, आपने बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम दर्शक जो है वो समझ गए होंगे कि हे राम, और जो राम को जो सांप्रदायिक जो रंग पहनाने या जामा पहनाने की जो कोशिश की जाती है, तो दोनों भिन्न चीजें हैं और दोनों में भिन्नता है। और गांधी जी कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं थे और सांप्रदायिकता की वो बात नहीं करते हैं। एक और प्रश्न जो, या एक और मिथक जो उनसे जुड़ा है बड़ा, वो कहते हैं कि गांधी जी ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को ऐसा कहते हैं कि तुम्हें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए और तुम एक साधारण जीवन जियो और बहुत आगे बढ़ने की बात मत सोचो। तो ऐसे में गांधी जी ने तो अपने जो कार्य किए उससे वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन जो एक सामान्य मनुष्य है, अगर वो उसी चीज को अपना कर चलता है तो फिर उसके लिए तो जीवन यापन करना भी कठिन हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं ये जो मत है लोगों का, इसे कैसे देखते हैं? अब गांधी का जो दर्शन है वो दरिद्रता का दर्शन नहीं है, वो अकर्मण्यता का दर्शन नहीं है, और वो त्यागवादी दर्शन नहीं है, बल्कि वो त्याग एवं भोग के बीच एक समन्वय, एक सही दृष्टि जो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि तेन तक्तेन भुंजिथा ईशावास्यमिदं सर्वम, को पूरा श्लोक। अब वो कहता है त्याग पूर्वक भोग करो। तो और सादगी जो है वो गांधी ये इस बात पर जोर देते हैं कि स्वेच्छा से सादगी को अपनाना चाहिए, ये नहीं मजबूरी में सादगी नहीं अपनाना चाहिए। तो गांधीवाद में या गांधी के दर्शन में कहीं भी इस बात के का विरोध नहीं है कि आप आगे मत बढ़िए, या आप कोई नौकरी नहीं कीजिए, या आप कंपटीशन नहीं दीजिए, या आप मैनेजमेंट में नहीं जाइए, या आप ले नहीं है। लेकिन कहीं भी चले जाइए, आपको वो जाते हुए आपका मूल उद्देश्य आम लोगों का हित होना चाहिए। आपका उद्देश्य इंद्रिय सुख और ज्यादा से ज्यादा भौतिक उपार्जन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुद भी किस तरह से आत्मिक सुख मिलेगा, आपकी आत्मा को कैसे संतुष्टि मिलेगी, आपको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो गांधी सुख नहीं पाना चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हमें शारीरिक सुख की बजाय आत्मिक सुख की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अपने हित से अधिक हमें दूसरों के हित का भी ख्याल रखना चाहिए। तो सब कुछ करें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजमेंट में जाएं, सीएस बने, इतना अच्छा, ये सब बहुत अच्छा ये है, जो करना है, राजनेता बने, यही तो गांधी की खूबी है। गांधी एक ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने हमें कर्तव्य छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। आमतौर पर जो महात्मा होते थे वो जंगलों में जाकर उपदेश करते थे, और हम ये मानते थे कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह ये सभी महात्माओं की चीज है, जंगल में जाकर इसे पालन, ब्रह्मचर्य जंगलों में रह के करने की चीज है। लेकिन गांधी ने यह बताया कि हम सत्य एवं अहिंसा का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं, धार्मिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं, और विवाहित अवस्था में भी ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें किसी आश्रम में जाने की या गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। और गुफाओं में जाके, आश्रम में जाकर के जिसका स्त्री से कभी दर्शन ही नहीं हुआ, वो ब्रह्मचर्य का क्या पालन कर पाएगा? तो स्त्रियों के साथ रहते हुए, स्त्रियों के साथ काम करते हुए जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी आप सही अर्थों में ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो गांधी का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहीं से भी हमें वो आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, लेकिन
वैसी प्रतिस्पर्धा में हम नहीं पड़े कि हम दूसरों की गला काट कर आगे बढ़े, दूसरों का जी पैर खींच कर आगे बढ़े, वैसा हम आगे नहीं बढ़े, बल्कि हमारे साथ साथ पूरा मेरा समाज, पूरा मेरा राष्ट्र और पूरी दुनिया कैसे आगे बढ़े, यह हमें देखना चाहिए। और हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, पूरे समाज के उत्थान में ही हमारा भी उत्थान निहित है। यही गांधी का सर्वोदय का भी पहला सूत्र है कि व्यष्टि का शुभ समष्टि के शुभ में निहित है। बहुत बहुत बढ़िया आपने इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। आपने विस्तार पूर्वक जो इस प्रश्न में चर्चा की है। तमाम वो लोग, खासकर जिन्होंने गांधी दर्शन को नहीं पढ़ा है, जो गांधी विमर्श से अनजाने हैं, वो जब ऐसे आरोप लगते हैं तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और तमाम अनर्गल बातें जो है वो गांधी जी के विषय में वो कहते हैं। तो उनके लिए ये आई ओपनर है एक तरीके से कि गांधी ने कभी प्रगतिशीलता को बुरा नहीं माना है, पैसे कमाने को बुरा नहीं माना है। बस उन्होंने कहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखिए कि समाज का जो सबसे नीचा वर्ग है उसमें अगर कोई इंसान है तो उस पे उसका क्या असर पड़ता है। अगर उस पे असर सार्थक है तो आप जो भी कर रहे हैं वो और कहीं ना मैं कहीं आपको उचित है। बताऊं कि इतने बड़े मैनेजमेंट के मास्टर थे कि ऑटोग्राफ जो देते थे उसका भी पैसा लेते थे। समझ लीजिए, गांधी जी अपना ऑटोग्राफ जो लोगों को देते थे उसके बदले में पैसा लेते थे, लेकिन उस पैसे को वो आजादी के वो आंदोलन में लगाते थे, अपने बताइए। वो शराब पीने या अय्याशी करने में या महल बनाने में नहीं लगाते थे। ये जी यहाँ पर ये है, पैसा तो जुटाना है, वो भी धन इकट्ठा करते थे, ऑटोग्राफ का भी पैसा लेके धन इकट्ठा करते थे, लेकिन उस धन को हमें आम लोगों के हित में लगाना है। धन तो संग्रह उतना ही अपने लिए करना है जो हमारे लिए जरूरत है। हमारी जी आवश्यकता से अधिक जो धन है उसे हमें समाज के हित में लगाना है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है हमें जी उसको अपनाना है। हम सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। ये पूरी संपत्ति पर सभी चराचर जगत का अधिकार है, सभी मनुष्यों का, जीव जंतुओं का, सबों का समान अधिकार है और सबों को जीवन जीने और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। तो आज एक नई बात जो मैंने सीखी वो ये है कि गांधी जी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर भी थे। उन्हें मालूम था कि रिसोर्स कहाँ से इकट्ठा करना है और उसका कैसे यूज करना है जिससे कि पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व का कल्याण हो। और अब एक और सवाल है, आपको ऐसा लगता है क्या कि गांधी जी जिस तरीके का समाज चाहते थे और आज जो समाज है उसमें सारी वो चीजें हैं या कुछ चीजें हैं या बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, और जन सामान्य को ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि गांधी, मैंने राजनेताओं के बारे में या बुद्धिजीवियों या चिंतकों के बारे में नहीं कहा क्योंकि ये लोग तो कई वर्षों से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। अब धरातल पे क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। मैं ये आपसे कह रही हूँ यहाँ पे कि जन सामान्य को ऐसा क्या करना चाहिए जिसके चलते गांधी जी के जो राम राज्य की जो कल्पना है या जिस तरीके का समाज वो चाहते थे वो वाकई में धरातल पर आए और दिखे लोगों को। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहले ये एक मिथक यह है कि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता है। हमें इस जी मिथक को भूल जाना चाहिए और मेरा यह मानना है कि कोई एक व्यक्ति ही पूरी दुनिया को बदल सकता है। वो कैसे बदल सकता है, तो देखें, जैसे कि मैं हूं तो मैं भी पूरी दुनिया का एक हिस्सा हूं, तो मैं अपने आप में जैसे ही बदलाव लाता हूं तो वो बदलाव सिर्फ मेरे में नहीं आया, बल्कि वो बदलाव पूरी दुनिया में बदलाव आ जाता है। जी नहीं तो, जी तो मैंने पूरी दुनिया को बदला या सिर्फ अपने को बदला? मैंने पूरी दुनिया को बदल दिया। जी तो पूरी दुनिया को बदलने का मतलब यह नहीं है कि दुनिया के सभी लोगों को बदल दीजिए। सिर्फ अगर आप अपने आप में भी बदलाव लाते हैं तो यह बदलाव भी पूरी दुनिया में बदलाव होता है, क्योंकि आप भी इसी दुनिया के अंग हैं। तो जी इसलिए गांधी के विचारों को भी जरूरी नहीं है पूरी दुनिया माने।
अगर आप भी एक व्यक्ति भी उसके विचार को मानते हैं तो इसका अर्थ होता है कि दुनिया में उसे कोई न कोई मानता है। इसलिए जी तो हम कर सकते हैं, हम अपना सकते, क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हम यह कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, हम यह कर सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें। बिल्कुल आसान जी है। 2 कार खरीदना मुश्किल है, लेकिन हम जो मेरे पास है उसी से काम चलाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई नहीं रोका है आपको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमको कार नहीं है, हमको कार खरीदना है, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, धन इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन बिना कार के हम सुखी रहें, इसमें हमको किसी ने कोई नहीं रोका है। तो जी गांधी को अपनाना बिल्कुल आसान है, और उसका पहला सूत्र है गांधी को अपनाने का कि हम स्वेच्छा से सादगी को अपनाएं, और स्वेच्छा से हम कम से कम संसाधनों में जीने की कोशिश करें, पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र कि जहां तक भी संभव हो अपने खिलाफ और अपने आसपास दूसरे के खिलाफ भी जो अन्याय चल रहा है उसका हम प्रतिकार करें। जी ना दूसरे के खिलाफ हम कुछ नहीं करें, अन्याय नहीं करें, दूसरे के हक अधिकारों का हनन नहीं करें, और अगर कहीं हक अधिकार का हनन हो रहा है तो अपनी क्षमता अनुसार हम उसका प्रतिकार करें। और यहाँ भी जरूरी नहीं कि कोई वो लड़ाई कर रहा है तो आप जाकर के उसको बंदूक छीन के उसको मारने लगिए, यही नहीं प्रतिकार करना है। आप उसका उस समय प्रतिकार कर सकते हैं, नहीं कर सके कोई बात नहीं, आप घर में ही आके उसकी आलोचना कर सकते हैं, घर में तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप इतना कह सकते हैं कि उसका काम गलत है, जी तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही सही, लेकिन आप उस अन्याय का प्रतिकार करें और स्वेच्छा से सादगी को अपनाएं। अगर आप इतना भी कर सकेंगे तो आप गांधी के बिल्कुल करीब चले जाएंगे। और तीसरी बात जो करने योग्य है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, और यह तभी होगा जब आप खुद भी अपने अंदर से हीन भावनाओं से मुक्त हो जाए। आप ना तो अपने आप को किसी से ऊंचा माने और ना तो किसी से नीचा माने, आप यह माने कि सभी एक हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी, इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। भेदभाव करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, भेदभाव नहीं करना है, इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जी 2-3 काम अगर इतना भी आप कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, और समाज एवं राष्ट्र में भी परिवर्तन आएगा, और गांधी का जो सपना था वह सपना भी साकार। बिल्कुल आसान है, गांधी को अपनाना बिल्कुल आसान है। एक यह भी मिथक है हमारे समाज में प्रचलित है कि गांधी बनना बहुत कठिन है। कैसे गांधी बनेंगे, बाप रे बाप इतना मुश्किल है, धोती छोड़ो, कुर्ता छोड़ो, खादी पहनो, ये करो। गांधी के ये बारे में प्रचलित है, बहुत मुश्किल है। सब कोई कहते हैं हम लोग बातचीत में, सब कोई गांधी नहीं बन सकता है, तो ये मिथक है। गांधी ही एक ऐसा चीज है सब कोई बन सकता है, जी सब कोई गांधी बन सकता है, सब कोई गांधी है, ले बशर्ते कि आप दूसरा चीज जो बन जा रहे हैं आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो कर ले रहे हैं, नया नया जो कपड़ा हम खरीद ले रहे हैं, खरीदना बंद कर दीजिए। जो पहले से दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी दिवाली आ रहा है, कोई नया कपड़ा मत खरीदिए, ये बिल्कुल आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? पुराने कपड़े से काम चला लेंगे, खरीदने में जी दिक्कत है? तो इसलिए जैसे कि सत्य और अहिंसा भी है, तो गांधी मानते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है, इसे अपनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। असत्य बोलना छोड़ दीजिए, सत्य जी तो हमारा स्वभाव है, हम झूठ में बोलते हैं, सत्य बोलने के लिए प्रयास करने की कहां जरूरत है? सत्य जी तो जो जी है ही, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, सत्य तो आप है ही। हिंसा करना आप छोड़ दीजिए, अहिंसक तो आप है ही। मनुष्य जी अहिंसक है, मनुष्य का मूल स्वभाव अहिंसक है। हम हिंसा करते हैं, हमने हथियारों का आविष्कार किया, सभ्यता के विकास के क्रम में पत्थर के हथियार आए, लोहे के हथियार आए, और आज अणुबम तक हमने बना लिया। तो ये जो हमारा सभ्यता का तथाकथित विकास अभियान है, यह हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, और गांधी का जो दर्शन है वह इसी की ओर हमें आगाह करता है। हमारी जो ये विकास की यह जो गति है, इसकी गति
गलत दिशा में हम जा रहे हैं। गांधी विकास विरोधी नहीं है जी बल्कि जो हम गलत दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं उसे वो पीछे लौटने के लिए कह रहे हैं। हमको जाना जी कहाँ है और जा किधर है, दूसरी उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं। तो उल्टी जी दिशा से खींच करके अगर कोई व्यक्ति हमको वापस लाता है तो वो विकास विरोध नहीं हुआ, वो यात्रा जी का विरोधी नहीं हुआ, वही यात्रा का समर्थक है जो हमें उल्टी दिशा से खींचकर वापस ला रहा है, जहां से हम सही मायने में विकास की सही यात्रा, मानवता के विकास की जो शुरू कर सकेंगे। तो इसलिए गांधी का दर्शन, ये आधुनिक सभ्यता संस्कृति के जो खतरे हैं, इन खतरों को दूर करते हुए जो सही दृष्टि जीवन जीने की है उसे अपनाने की बात है। और मैं बड़े ध्यान से आपके जवाब को सुन रही थी, और जितनी भी बातें आपने कही है स्वतंत्रता के पहले या बाद में, जो भी जो स्वतंत्रता संग्राम में लगे लोग हैं या जो सरकारें बनी हैं या जो एनजीओज और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। तो वस्तुतः जो भी बातें आपने कही है, अगर जन सामान्य में लोग उन सब चीजों को अपनाना शुरू कर दें तो जो सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान खुद ब खुद हो जाएगा। इसलिए, और उससे भी बड़ी बात आपने कही कि गांधी बनना, लोग कहते हैं मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, गांधी बनना आसान है, क्योंकि आपने जो छद्म चीजें अपने अंदर भर ली है बस उसको निकाल करके बाहर करना है, बाकी आप खुद ब खुद गांधी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया आपने जो है वो जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि आज जो चर्चा हुई है महात्मा गांधी जी को लेकर की, जो मिथक है और जो भी जो पहलू उनसे जुड़े हुए हैं, वो जो सारी जो बातें थी वो आज इस चर्चा के तहत आ गई हैं। और अब मैं आपको शुक्रिया कहते हुए आपके लिए जो संदेश है उसके तरफ ले जाती हूँ जल्दी से। नियत समय से हम आगे ही बढ़ गए हैं, इसके बाद आपको धन्यवाद कहते हुए हम कार्यक्रम का अंत जो है करेंगे। डेविड जी प्रणाम कह रहे हैं आपको, रोहित कुमार सिंह जी प्रणाम कह रहे हैं, लक्ष्मण कुमार भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। सबको मेरा प्रणाम। डेविड जी का संदेश है आपके लिए कि आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अंशु सिंह भाई, संदेश को नहीं पढ़ा जाए, वो एक्स्ट्रा बात कर देता है। निष्पक्ष जिन्होंने लिखा हो उसी को पढ़ा जाए। जी अंशु सिंह प्रणाम भैया। अंशु सिंह, आपको सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है भैया। धन्यवाद अंशु जी। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि लंदन से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से माधवा तुरुमेला जी जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वो उन्होंने तमाम संदेश आपके लिए भेजे हैं। गुड एक्सप्लेनेशन, एक्सीलेंट। सर को प्रणाम। सर का हम लोगों ने भी एक भाषण करवाया था, बहुत ही उनका मार्गदर्शन हम लोग को आगे भी मिले, सर से हमें आशा है। जी बिल्कुल माधवा जी, अगर आप सुन रहे हैं हमें तो आप जो है सुधांशु जी आपको प्रणाम कह रहे हैं, और ये उम्मीद रख रहे हैं कि आगे भी जब आपको वो अपने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में या अन्य कार्यक्रम में आपको इनवाइट करेंगे तो आप जो है इनविटेशन एक्सेप्ट करके और ज्ञानवर्धन करेंगे। ये जो अभी क्वेश्चन था उसके लिए उन्होंने लिखा है वेरी गुड क्वेश्चन, और उसके तुरंत बाद लिखा है आपके लिए एक्सीलेंट आंसर। फिर लिख रहे हैं वंडरफुल एक्सप्लेनेशन एंड ब्यूटीफुल थॉट्स बाय श्री सुधांशु शेखर जी, अ मस्ट लिसन। तो आप मतलब आपका जो ये आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसका ब्रॉडकास्ट भारत तक ही सीमित नहीं है, दूसरे देशों में भी लोग इसको सुन रहे हैं। नहीं, माधवा जी हमारे जो गांधी की खूबी है इसमें, ना तो हमारी कोई विशेषता है ना तो आपकी कोई विशेषता है, ये सब गांधी की खूबी है। ऐसा है, ये विशेषता, ये जी विषय ही ऐसा है जी, जिसमें जो भी अच्छाई है वह सभी गांधी की है। गांधी के विचारों को ही हमने रखने का प्रयास किया, और जहां भी कमी रही है वो हमारी अपनी है। जी बिल्कुल। एक गांधी दर्शन का जो विद्यार्थी है, उसका चिंतक है और जो प्रोफेसर है, वो जब भी बात करेगा कुछ, वो जब भी बात कहेंगे कुछ, तो ऐसी ही बातें जो है वो निकलेगी कि जो भी बढ़िया है वो सब गांधी जी का है, और जो भी गलतियां हुई है
वो सब तमाम हमारे हिस्से आती हैं। सुधांशु जी, आपने 3 पुस्तकों की रचना कर ली है, जिसमें गांधी दर्शन जो है वो भी आपने जिसमें गांधी दर्शन भी सम्मिलित है। तो आप हमारे दर्शकों को जल्दी से ये बताएं कि आपकी ये पुस्तक अगर कोई पढ़ना चाहता है या खरीदना चाहता है तो वो उसे कहाँ से खरीद सकता है? जी, हमारी यह पुस्तक गांधी विमर्श दर्शना पब्लिकेशन भागलपुर से 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह पुस्तक हमारे वेबसाइट bnmusambad.com पर भी उपलब्ध है। वहां से भी आप इसे पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं जी, और जिन्हें हार्ड कॉपी चाहिए तो उन्हें भी हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं। वो हमें हमारे मेल पर bnmusambad@gmail.com पर ऑर्डर करेंगे तो हम उन्हें बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। और मैं जी, आपको 2 मिनट में बताऊं कि इस पुस्तक में भी हमने समकालीन विमर्शों के संदर्भ में ही गांधी को देखने का प्रयास किया है और इसमें राष्ट्र, सभ्यता, धर्म, राजनीति, स्वराज, शिक्षा, स्त्री, दलित, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, विकास और भूमंडलीकरण, ये तमाम चीज जो अभी समकालीन विमर्श में है उसके संदर्भ में जो गांधी की दृष्टि है उसे ही हमने आगे लाने का प्रयास किया। जी। तो जो भी दर्शक हमारे जो हैं वो सुधांशु जी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है वो बीएनएमयू संवाद पे आपको मिल जाएगा और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो मेल करें, आपको वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और सुधांशु जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप और पुस्तकों की रचना करें। ऐसे ही जो आप गांधी विमर्श और तमाम जो सामाजिक कार्यों में और अध्यापन के क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और जो अपने परिवार का, विश्वविद्यालय का, देश का, राज्य का, सबका नाम जो है वो रोशन करते रहें और हम सबों को आप पर गर्व हो कि सुधांशु जी हमारे जानने वालों में से हैं और आज वो इतना बढ़िया कार्य जो है इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और अब आखिरी आपको धन्यवाद कहते हुए मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप 1-2 लाइन का संदेश दें गांधी जयंती जो आने वाली है उसको लेकर युवाओं को, और मैं चाहूंगी कि आप इसे आपकी जो भाषा अंगिका है उसमें दें और उसके बाद आपका धन्यवाद कहते हुए फिर हम आपसे विदा लेंगे, इस वादे के साथ कि आगे भी किसी कार्यक्रम में अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप जो है अपनी सहमति देकर दोबारा फिर हमारे पेज पर आएंगे व्याख्यान हेतु। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें अवसर दिया और हम अपने सभी युवा साथियों से, मित्रों से यह कहना चाहते हैं कि गांधी को समग्रता में देखने का प्रयास करें। तो सब जे भी आई कार्यक्रम सुनी रहा छो, सबसे हमर एके निवेदन है कि गांधी के बारे में जे सुनलो सुनाइलो धारणा है, फेसबुक पर कोई कुछ लिख दिलकै या यूट्यूब पर कोई कुछ दे दिलकै या कन्ने हिन्ने हुन्ने से तो पढ़ लेलो, उ सुन के ओकर गांधी के बारे में राय नहीं बनाबो, बल्कि गांधी के ओरिजिनल किताब के पढ़ो और बाद ही कोई राय बनाबो। और किताब तो ढेरी है गांधी के पर और 100 वॉल्यूम में गांधी बंगमय है, पूरा पढ़ना संभव नहीं है, तो कम से कम एक बहुत ही दुबली पतली किताब है हिंद स्वराज, जकर दाम भी बहुत कम है, 15 रुपया में मिले है वो किताब आ सभे जगह रेलवे स्टेशन पर, बुक स्टॉल में सभे जगह उपलब्ध है। तो कम से कम हिंद स्वराज किताब पढ़ ले, ओकर बादे गांधी पर बात करो। चाहे आलोचना करना है तो आलोचना भी करो और समर्थन करना है तो समर्थन भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समर्थन या आलोचना दोनों में से कुछ भी करे पहले ई किताब जरूर पढ़ ले। अगर ये किताब पढ़ ले बिना तो ई सब काम क्या रहा छो तो हमरा लगे छै ई काम ठीक नहीं है। तो यही हमारा संदेश है कम से कम। और गांधी जयंती पर अगर संभव हो तो यह किताब जरूर आप लोग खरीद करके उसे पढ़ें, हमारी आप समों से गुजारिश होगी। यही गांधी जी के प्रति सबसे अच्छी श्रद्धांजलि भी होगी। उनको आप फूल माला चढ़ाएंगे 150-200 रुपये की उनकी मूर्ति पर, बेकार चला जाएगा। फूल माला के भी वो विरोधी थे। गांधी के कार्यक्रमों में चरखे की सूत की माला पहनाई जाती थी, तो हम लोग फूल माला एकदम बुके
बुके दे दे करके सम्मानित करेंगे। हम लोग भी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो सब निरर्थक होगा और गांधी विचार के बिल्कुल प्रतिकूल होगा। हम भी करने जा जी रहे हैं, लेकिन अच्छा हो कि आप गांधी की किसी पुस्तक को खरीदें, या तो हिंद स्वराज हो या उनकी आत्मकथा हो, आप उसे खरीदें और आपके पास अगर खुद है तो खरीद के किसी जरूरतमंद को उसे दान में दीजिए, उसे पढ़ने का आग्रह कीजिए। गांधी जयंती मनाने का इससे अच्छा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने समय दिया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। नियत समय से हम लोग लगभग 20 मिनट से भी आगे बढ़ गए हैं। 1 घंटे 20 मिनट 16 सेकंड 17 सेकंड का ये कार्यक्रम हो गया है और ये विषय ही ऐसा था कि इस पे हम जितनी भी चर्चा करें वो कम है, लेकिन सुधांशु जी को भी बहुत हम सारे लोग बोल भी नहीं पा कार्य रहे, होते जैसे हैं। कि भारत जी विभाजन, भगत सिंह को लेकर विवाद, जी इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, कभी फिर हम लोग करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो हम अगली बार भी गुजारिश करेंगे सुधांशु जी से, डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से, कि वो समय निकालकर हमारे इस पेज पर आए और जो बातें रह गई हैं उनके ऊपर जो है हम एक ऐसी ही चर्चा कर सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, बहुत जोहार। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें अवसर दिया, हम आपके आभारी हैं। और आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार होती है, हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है नहीं कि नहीं आप बिल्कुल, ऐसी बातें कह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। और आपके लगभग हर एक एपिसोड को हम लोग सुनते भी हैं, और उसे हम लोग बीएनएमयू संवाद यूट्यूब चैनल पर भी डाल रहे हैं लगभग सभी को। जी ये बहुत बहुत ही बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद, इतना बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। मेहनत कर रही हैं आप जी। मैं ठीक है, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत और बहुत सभी आभार आपका। साथियों को भी हमारा प्रणाम, जो भी देख रहे थे हमारे इस कार्यक्रम को, उन सबों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबों को नमस्कार करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।